कराची है, सर है बुलंद अपनी शादी कराची है, माने जो कभी ना हार कराची है, मैदान में शेर की धाड़ कराची है। ना रुकना कभी ना रुकना अभी, मंजिल वो दूर नहीं, हाँ खुद को परख तू ढूंढ सही, है हमें छुपा सब यही। ये खेल नहीं एक जंग सी चिड़ी, अब पीछे हमने हटना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबले हैं, दोनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त हैं। आज के दिन खेला जाएगा पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान, और दूसरा मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। तो बड़े मज़ेदार मुकाबले हैं, सबके लिए बहुत एक्साइटिंग डे है आज PSL सीजन 8 का। कल एक बार फिर कराची किंग को शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त भी खाई तो कोयटा ग्लैडिएटर्स से। मैच में क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं तफसीलात। लजीजा मैच रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले यूनुस, दो ऐसी टीमें जो बॉटम की टीमें थी, कल हम बात कर रहे थे इट्स अबाउट रिस्पेक्टेबिलिटी नाउ। आपने आगे जाने के चांसेस तो ऑब्वियसली दोनों टीमों के बहुत ही स्लिम हो गए हैं, लेकिन तब भी मुकाबला अच्छा होना चाहिए था, मज़ेदार होना चाहिए था, और हुआ भी कुछ हद तक। कुछ परफॉर्मेंसेस कराची किंग की तरफ से ऐसी हुई हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। आप क्या समझते हैं गलती कहाँ हो रही है? मेरे ख्याल से वही, अगर मैं कराची किंग्स की पूरी कैंपेन देखूँ सीजन 8 की, तो उसमें यही हुआ कि वो फिनिशिंग टच उनके से रूट के चला गया। मैं ये कहूँगा कि वो जो किस्मत की देवी है वो कराची किंग्स की तरफ नहीं रही। 3 मैच इस तरह होना, उसके बाद फिर ये 2-1 मैच क्लोज होके कि आप जीते जीते आप हार चले हो। तो मेरे ख्याल से, और ख़ास तौर पे जो लास्ट 2 गेम्स की मैं बात करूँ अगेंस्ट फर्स्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स मैच जीत जाएंगे, और कल भी ऐसे ही था कि अगर आप 4 ओवर में 57 रन्स, बहुत मुश्किल टास्क था उस वक्त। और हम सरफराज अहमद की बात करें तो उस वक्त उनसे बैटिंग भी नहीं हो रही थी, और साथ में अगर हम मार्टिन गप्टिल की बात करें तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उस वक्त जब वो खेल रहे थे, जब उन्होंने वो एक ओवर में रन्स किए तो उस वक्त रन बॉल वो खेल रहे थे और स्ट्राइक रेट कोई 100 का था। मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशन पे जब आपको पता है कि बैट्समैन अंडर प्रेशर है और दो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन से रन नहीं हो रहे, तो आप बहुत सिंपल करें। और मैंने देखा कि वो जो लास्ट ओवर्स में बॉलिंग हुई वो बिल्कुल ऐसे जैसे लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक्सपोज हुई हैं ये दोनों टीमें। मैं सिर्फ एक कराची किंग्स की बात नहीं करूँ, वो कल हारे तो इसलिए एक्सपोज हुए। मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स दोनों एक्सपोज हुए। एक्सपोज क्या हुए? सिर्फ कराची से ही 2 मैच जीती है। एक्सपोज कैसी हुई उनकी? अगर मैं पूरी ये PSL की बात करूँ, ये 1 साल से नहीं, लेकिन जब आप बैक टू बैक 2 से 3 सीजन में इस तरह की जो कहते हैं ना कंट्रोलेबल भी जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके हाथ में नहीं रहते, इसका मतलब एक्सपोज हुए। एक्सपोज कैसे हुई? उनकी टीम प्लानिंग स्ट्रेटजी एक्सपोज हुई। उसके बाद उनकी जो लीडर्स हैं, दोनों के लीडर्स, वो यहाँ पे उनकी कप्तानी एक्सपोज हुई है। और जो पूरी कैंपेन थी वो 2-3 साल से, मुझे लगता है कि ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए कराची किंग्स हो गई और कोयटा ग्लैडिएटर्स, हम इनके पहले 4-5 सीजन की बात करें तो अच्छे रहे हैं। ऐसे फ्रेंचाइजेस थे कि जो कि टॉप 4 में जरूर आते थे, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लास्ट 2-3 सीजन से मैं बात करूं तो ये नीचे रहे। इसका मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो एड्रेस होना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है, अभी से प्लानिंग करें। जैसे ये ना हो कि PSL ख़त्म हो तो उसके बाद फिर आगे जाके 1 महीना पहले खटे हों, इसको अच्छा प्लानिंग करें। और मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पे। कामरान, बात कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी, क्योंकि अभी कराची की काफ़ी सारी खामियों पर निशानदेही की है यूनुस ने। कोयटा की अगर बात करें तो अगर मार्टिन गप्टिल ना हो तो ये जो 2 मैच जीते हैं वो भी ना जीते होते। मार्टिन गप्टिल के बाय द वे इस PSL सीजन 8 में 252 रन हैं, जिसमें से 203 कराची किंग के खिलाफ हैं, 100 भी कराची किंग के खिलाफ है, 50 भी कराची किंग के खिलाफ है। कराची के अलावा जो दूसरी टीमों के खिलाफ वो खेले हैं, हाईएस्ट स्कोर इज 15, तो उन्होंने सिर्फ इस टीम को ही टारगेट किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बड़ा देखना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना आप एवरी ईयर नए प्लेयर्स लेंगे ना फॉरनर, तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग प्लेयरों के साथ नहीं बनेगा। तो उन प्लेयरों के साथ
रहना पड़ेगा, 2 से 3 सीज़न देना पड़ेगा। तो कोयटा को अगर गप्टल गया तो कराची से ही गया, थोड़ा इत्मीनान करते ना रिलीज़ करते शायद वो कराची के लिए अच्छा परफॉर्म कर लेता। उसके बाद उस जमाने में तो वो प्रॉब्लम थी ना कि वो ओपनर खेलना 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस जमाने की बात। हमारे इश्यूज उस वक्त कुछ और थे ना कि आप वो ओपनर खेलना चाहते थे, उनको नहीं खिलाया, हेल्स को हमें रिलीज करना पड़ा, वो ओपनर खेलना चाहते थे, तो वो इश्यूज कुछ और थे कि बैठ के बात हो सकती है, एड्रेस करना है, ये तो बात कर रहे हैं कि बैठ के बात हो सकती है टीम की खातिर। हम बात करते हैं ना कि टीम की खातिर हर चीज़ हम लोग कर लेते हैं, नंबर शफलिंग कर लेते हैं, तो ये भी एक टीम है, फ्रेंचाइज है। पहले 4-5 सीज़न जैसे यूनुस भाई ने बात की है, कराची ने और कोयटा ने इस PSL को प्रमोट बड़ा किया है, वैल्यू बनाई है इस PSL की, तो वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। फिर माइंड सेट जो है ना मेरे ख्याल से वो दुबई से अभी पाकिस्तान नहीं आया, कंडीशन वाइज कि प्लेयर कौन से चाहिए, कैसे हम लोगों ने लीकेज बनाने हैं, 15 प्लेयर या 18 प्लेयर, हमारी विकेटें बड़ी ज़बरदस्त है, उस हिसाब से बॉलिंग। आप सीमर से कभी T20 नहीं जीत सकते जब तक पेस और आउट करने वाली बॉलिंग ना हो। बैटिंग उसके मुताबिक बनानी पड़ेगी टीमों को, जैसे बाकी मुल्तान ने आप देखें, इस्लामाबाद ने देखे, ज़ल्मी ने देखे कि ज़ल्मी के इंटरनेशनल प्लेयर वही चलते हुए आ रहे 2-3 सीज़न से। थोड़ा इस पे भी उनको स्टिक रहना पड़ेगा कि एवरी ईयर ये नहीं कि फॉर्म नहीं है तो अगले साल नया प्ले ले ले, इत्मीनान देना पड़ेगा 2 से 3 ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। शायद कोई पूछे तो कहना वेड आया था क्योंकि कोई परफॉर्मेंस से तो पता नहीं चल रहा, साथ साथ फुलर ने कल जो 1 ओवर में पूरा मैच बदल दिया, मुझे लगा शायद उनको कोई प्रॉब्लम थी, दूसरी बॉल से ही वो थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे। फिर साथ में एंड्रयू टाई भी समझ नहीं आए। हमारे फॉरेन प्लेयर्स की पिक कुछ अच्छी नहीं थी, क्या कहेंगे? शाहिद साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, यही सवाल मैं शोएब की तरफ लेके जाऊंगा। जी शोएब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पिक्स में जो तवक्कुआत थी उन पे वो पूरा नहीं उतरे, और ख़ास तौर पे अगर मैं पेस बैटरी की बात करूं जो आपने फॉरनर्स अपनी टीम में इंडक्ट किए थे, चाहे वो जेम्स फुलर हो, एंड्रयू टाई हो, बैन कटिंग हो, इन सब की विकेटें मिला लें, तीनों की मिला लें तो 1, 2, 4 टोटल 4 विकेटें बनती हैं, और इनके रन्स देखें तो इन्होंने रन्स के अंबार लगाए हुए हैं देने में। इसी तरीके से मैथ्यू वेड की बात करें, सारे मैचेस खेल के भी वो 224 रन ही बनाते हैं, और कहीं पे मैच विनर, और जो रन्स हैं उसमें भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ, सारे मिला के 224। जिस लीग में एक टीम 241 रन बना ले उसमें आपका खिलाड़ी तमाम मैचेस खेल के 224 रन बनाते हैं, और किसी एक जगह पे भी मैच विनिंग नॉक उसकी नहीं नजर आई जिसके बारे में उनको समझा जाता था। यही मामला है, या तो जो है वो पिक जब किया गया तब कुछ और उनके स्ट्राइक रेट थे, जब वो आए रिसेंट पास में भी उनकी जो परफॉर्मेंसेज है, सिर्फ ये PSL की बात नहीं कर रहा, इनसे पहले जो इवेंट्स खेल के आए हैं एक आधी कोई परफॉर्मेंसेज हैं, वरना जेम्स फुलर की देख लें, एंड्रयू टाई की देख लें, क्योंकि यहाँ पे इस लीग को बॉलर्स की लीग कहा जाता है। अगर बॉलर्स की लीग में बॉलर ही नहीं चलेंगे, और फिर ये शिकवा सिर्फ आपको गैर मुल्की से नहीं करना चाहिए। आप आमिर यामीन को देख लें, अगला सवाल है इधर यामीन को डेथ में जब वो बॉलिंग इस तरह की कराएंगे, बॉलिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। अब शाहिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शाहिद साहब थोड़ी सी डेथ बॉलिंग डिस्कस कर लें अगर, तो जो आखिरी 4.5 ओवर्स अगेन कोयटा ग्लैडिएटर हमने कराए हैं उसमें हमने 71 रन्स दिए हैं। लास्ट 4.2 ओवर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट हमने 59 रन्स दिए हैं। आखिरी 5 ओवर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट हमने 73 रन्स दिए हैं। तो डेथ की बॉलिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है हमारी जो ये शिकस्त है उसके पीछे, क्या कहेंगे? ये तो देखो आज का जो शायक है ना, आज का जो फैन है, जिस तरह वो मैच देखता है वो भी बता सकता है। तो फिर ये टीम मैनेजमेंट को ज़रूर पता होना चाहिए था, और यही सवाल था मेरा रवि बोपारा से, बैटिंग कोच, जब वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद। मैंने कहा कि एक दफ़ा हो तो वो मिस्टेक होती है, लेकिन बार बार हो तो इसका मतलब है हैबिट है। और आज का मैच भी आखिरी 5 ओवर में 68 रन दरकार थे, और आखिरी 5 ओवर में हम सारे मैचेस हार रहे हैं। फिर 68 से वो 57 पे आया, 57 से 24 रन बन गए जेम्स फुलर के ओवर में। मुझे तो नहीं लगता कि जेम्स फुलर को किसने ड्राफ्ट में सेलेक्ट किया था, वो जवाब दे। उनका रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट में, एक ओवर में मोस्ट रन उनके काउंटी क्रिकेट में 38 बन चुके हैं, जिसमें नो बॉल और वाइड्स भी थे और छक्के भी थे, और स्कॉट स्काइरस ने उनके ये 38 रन बनाए थे। तो इस तरह के बॉलर को पाकिस्तान की कंडीशन में उन्होंने जो ओवर करवाया जिसमें 24
24 रन बने, सिर्फ एक उन्होंने स्लोअर वन डाला, उसमें मार्टिन गप्टिल बीट हो गए, बाकी 3 चौके 2 छक्के, पूरा हिसाब किताब ही वहीं पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही और रवि बोपारा भी बड़े मायूस थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास डेथ बॉलर नहीं है, सिर्फ एक ही डेथ बॉलर है, वो मोहम्मद आमिर है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉलिंग की वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यूनुस, यही सवाल इसी की तरफ दोबारा से आऊँगा कि ये जो ड्राफ्ट में कुछ तो आप थोड़ा अनलकी रहते हैं कि आपके नंबर्स ऐसे होते हैं कि आपने जो सोचा होता है, जो फर्स्ट आपका गेम प्लान होता है उस पर नहीं बैठ पाते, बट कुछ ऐसे आप इस मामले में भी अनलकी रहते हैं कि अब जैसे शोएब मलिक दुनिया की हर लीग में परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग के साथ उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे पिछली बार भी देख लें जब वो पिछली बार कराची किंग में थे, और इस बार तो खैर ज़्यादा ही हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए, वो बहुत हेल्पलेस नज़र आए इस सीज़न में। क्या कहेंगे? शोएब मलिक की अगर हम बात करें तो शुरू में 1-2 इनिंग्स उनकी थी ऐसे, लेकिन जब आपकी एज अ टीम फॉर्म नहीं होती और आप हारते हो तो फिर वो चाहे वो मैथ्यू वेड हो, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे कोई भी XYZ हो, फिर वो सारा ही इसी तरह का मोमेंटम जो है जब आपके अगेंस्ट होता है तो पूरा अगेंस्ट ही रहता है, फिर आपके वो टॉप के प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। अब जहाँ तक बात है कि ये पिकिंग्स की बात है तो देखिए इसमें सबसे स्मार्ट आपने क्या करना है कि देखें आपके पास, अगर मैं पहले की बात करूँ और सिर्फ ये कराची किंग्स की नहीं बाकी टीमें भी यही किया है, कुछ टीमें ऐसी जो स्मार्टली उन्होंने अपने वो जो प्लेयर्स थे वो रिलीज़ नहीं किए, बेशक वो फॉर्म में थे नहीं थे। अगर मैं राशिद खान की बात करूं तो अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो वो एक आधे सीजन में सिर्फ एक आधा मैच खेले, एक मैच के लिए फर्स्ट सीजन में अवेलेबल थे, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद अगर मैं आपके जो मैच विनर्स होते हैं उनको अगर आप रिलीज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह कराची किंग्स की बात करें तो आपके पास जेम्स विंस एक टाइम पे बहुत यहाँ पे मौजूद थे और उनको देख लें वो जब आते हैं हमेशा 2-3-4 इनिंग उनकी मैच विनिंग होती हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये आपको हमेशा प्लान से करना है। जेम्स विंस, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, बिल्कुल आपके पास मार्टिन गप्टिल एंड लिविंगस्टन शुरू में कराची बाजुकात आपको देखिए बाजुकात इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आप बाजुकात ये समझें कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो आएंगे और जाते रहेंगे। तो आपके पास अगर ये एक प्लेयर जा रहे हैं तो उसकी जो उनकी रिप्लेसमेंट में वो कैसे हो, फिर बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के साथ ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि प्लेयर्स हर साल चेंज हो रहे हैं। और फिर एक और प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने अक्सर देखा है कि कराची किंग्स की जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है, हेड कोच चेंज हो रहे होते हैं, उनके बाद सपोर्टिंग स्टाफ चेंज हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये इसीलिए जब आप इस तरह कर रहे होते हो तो आपकी टीम की में भी नज़र आ रहा होता है कि देखिए। और फिर हम इसकी बात करें कि शफलिंग की बात करें तो मैथ्यू वेड की हम बहुत बात कर रहे हैं, तो मैथ्यू वेड की अगर हम अभी दिखा सकें तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 4-5 नंबर पे बैटिंग की है। इसी तरह है कि अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो सरफराज अहमद की अगर बात करें तो हर वो उनको भी देखिए कभी वो 1 डाउन आ रहे हैं, कभी वो 4 नंबर आ रहे हैं, एक आधे मैच में उन्होंने बैटिंग नहीं की। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एड्रेस करने होते हैं और ठीक है पैनिक बटन नहीं ऑन करना होता है। अगर आपने एक प्लानिंग की है उससे पहले, आपको किसी भी इवेंट से पहले, तो आपने उस पर फिर रहना है। अगर आप नहीं रहोगे तो इसी तरह पे शफलिंग करोगे, बिल्कुल सही, इसी तरह होगा कि आपसे जो है ना लक की देवी रूट जाएगी। बिल्कुल सही है। 2 सीजन में हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, ऐसा कहना था इमाद वसीम का। कराची किंग के कप्तान इमाद वसीम ने कहा कि मार्टिन गप्टिल बहुत अच्छा खेले, मेरे फैंस और कराची किंग के फैंस बड़े मायूस हैं कि हम अच्छा नहीं कर पाए। क्या कहना था मजीद उनका, आइए आप शाहिद साहब क्या कहेंगे? इमाद का जो कहना था कि हमने डेथ में अच्छी बॉलिंग नहीं कराई और आखिरी गेम में हम एक अच्छा शो पुटअप करेंगे, क्या कहना है? देखें अब कराची किंग्स में 2 सीज़न हो गए जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। पिछले सीज़न में हम 6 थे, इस सीज़न में भी 6 ही रहेंगे और हम लोगों का भी एज सपोर्टर्स दिल दुखता है। कल जब कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनके मैनेजर आज़म खान ने आते ही हॉल में ऐलान किया कि शाहिद भाई अब आप कराची किंग्स को कैसे डिफेंड करेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं, गो के हम 6 की 6 टीमों पे एनालिसिस करते हैं, सारी टीमों की बातें करते हैं, लेकिन कराची किंग्स से हमें एसोसिएट किया जाता है। तो इस सीज़न के बाद एक रिव्यू होना चाहिए, पूरा ओनरशिप लेनी चाहिए लोगों को
ओनरशिप जब तक कोई नहीं लेगा, इमाद वसीम कप्तान है, उनको ओन करना पड़ेगा कि ये शिकस्त हुई है तो कहाँ कहाँ गलती हुई है। और सबसे मेजर गलती डेथ ओवर्स की है, आखिरी 5 ओवर में सारे मैचेस हारे। कोच, एक हमें स्ट्रॉन्ग कोच, लोकल कोच लाना चाहिए। और आज मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप T20 क्रिकेट का एक मायानाज प्लेयर यहाँ बैठा है, एक मायानाज कप्तान बैठा है जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया है, उन दोनों में से किसी एक को आप लोकल कोच बना दें, ताकि लोकल कोच लोकल प्लेयर्स को, लोकल कंडीशन को ज़्यादा अच्छा समझता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अगले मैच का टॉस भी है आज के पहले मैच का, उस पर भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ना रुकना कभी, ना रुकना अभी।